बंगाल चुनाव में अब दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर की गूंज अब सुनाई देने लगी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस और टीएमसी से सवाल, सीधे सीधे कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर को क्यों कहा गया फर्जी। रविशंकर प्रसाद ने यह आरोप लगाया कि ममता बनर्जी और कांग्रेस ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे, जबकि बाटला हाउस में आतंकी छिपे थे और हमले के मास्टरमाइंड आरएस खान को कोर्ट ने दोषी माना। कमजोर किया जाएगा, एक विषय और जानना चाहिए और बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी कांग्रेस दोनों को घेरे में लिया है, कहा है कि चुनावी फायदे के लिए पार्टियों ने इस तरह से किया है। মেমোরিয়াল হলে আমাদের নেত্রী যেভাবে তাকে অপমান করা হয়েছে, হুগলি জেলা নিয়ে बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था। यूपी के चुनाव में इश्यू बनाया था और बाकी ममता जी ने क्या कहा मैंने आपको पढ़ दिया है। क्या मतलब है इसका? क्या वोट के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को इस तरह से कमजोर किया जाएगा? ह्यूमन राइट कमीशन गए, वहां ह्यूमन राइट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को सही पाया। फिर इन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सही पाया। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस किया। क्या हो रहा था? एक ऐसा आतंकी जो अपने नेटवर्क से 165 लोगों की हत्या में शामिल है। दिल्ली में 30 लोग मारे गए, 100 से अधिक लोग घायल हुए। इसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? आज जब देश की न्याय प्रक्रिया के द्वारा एक बहुत बड़े आतंकवादी को यह बड़ी सजा मिली है, 100 से अधिक गवाही के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर, मेडिकल एविडेंस के आधार पर, तो क्या ये पार्टियां माफी मांगेगी? हम डिमांड कर रहे हैं, ममता जी, आज आप एक मुख्यमंत्री हैं, 1-1.5 महीने में क्या होगा देश जानता है आपका। क्या आप माफी मांगेंगी? सोनिया गांधी जी, विल यू अपोलोजाइज? आपके पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कैंपेन नहीं किया था कि आपके आंसू निकल गए थे? क्या आप माफी मांगेंगी? आज लोकसभा में फिर से जब सुबह से कार्रवाई शुरू हुई तो सत्र हंगामेदार ही रहा। शुरू होते ही लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन को स्थगित भी करना पड़ा। महंगाई और किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और अकाली दल दोनों हमलावर रहे। जो है सब ये सदन की स्टेक होल्डर है, ये सदन की स्टेक होल्डर है। हम जो भी करते हैं पूरा ब्लैकआउट कर देते हैं। ये विपक्ष के लिए ब्लैकआउट ये बंद होना चाहिए। ये डिजिटल भेदभाव है, ये नहीं करना चाहिए सर। ये आपको मैं गुजारिश करता हूँ कि ये कैमरा सत्तापक्ष जो कुछ कहे, जो कुछ करे, सब टीवी में आते हैं। विपक्ष की बात टीवी में नहीं आते, ये विपक्ष के ऊपर पाबंदी लगाए जाते हैं। तो ये हमारे सब सदन में जो है सब ये सदन की स्टेक होल्डर है, ये सदन की स्टेक होल्डर है। हम जो भी करते हैं पूरा ब्लैकआउट कर देते हैं। ये विपक्ष के लिए ब्लैकआउट ये बंद होना चाहिए। ये डिजिटल भेदभाव है, ये नहीं करना चाहिए सर। ये आपको मैं गुजारिश करता हूँ कि ये कैमरा सबके ऊपर फोकस करे। क्या आप कैमरा सब पे फोकस करे? जो रुकावट पैदा करने का कोशिश करते हैं, शोर शराबा करते हैं, हंगामा करते हैं, वो दिखाना चाहते हैं क्या टीवी में? लोगों को, देश के लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग? माननीय मंत्री जी, पश्चिम बंगाल का संग्राम इस बार वाया नंदीग्राम हो रहा और अब की बार न सिर्फ राज्य की बल्कि पूरे देश की निगाहें सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली नंदीग्राम पर ही टिकी हुई हैं। तो नंदीग्राम की जंग से ही राज्य का भविष्य तय होना है। इसीलिए ममता बनर्जी कल नामांकन से पहले आज ही नंदीग्राम के रण में पहुंच रही हैं। बंगाल के रण में ये ममता
ममता बनर्जी का सियासी अंदाज है। इसी अंदाज में वो विरोधियों पर हमलावर रहने वाली हैं। एक तरफ अकेले ममता बनर्जी, दूसरी तरफ पूरी बीजेपी की टीम। फिर भी ममता अकेले ही पूरे बीजेपी से मोर्चा ले रही हैं। रविवार को महंगाई के खिलाफ सिलीगुड़ी में रैली की तो अगले ही दिन कोलकाता में महिलाओं के अपराध पर हल्ला बोल कर दिया। वहीं आज नंदीग्राम में अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रही हैं। बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है আপনার বিজেপি রাজ্য উত্তর প্রদেশ। বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না, মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বিহারে বেরোতে পারে না, গুজরাটে বেরোতে পারে না। ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम सीट से विधानसभा चुनाव में उतर रही हैं। यहां से चुनाव का ऐलान करने के बाद उनका पहला नंदीग्राम दौरा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात का भी प्लान है। साथ ही चुनाव अभियान का जायजा भी लेंगी। अगले दिन यानी 10 मार्च को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। ममता बनर्जी आज नंदीग्राम से अपने चुनावी कैंपेन का बिगुल बजाएंगी। आज दोपहर वो एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग को नंदीग्राम में संबोधित करेंगी और आज रात नंदीग्राम में ही रुकेंगी। कल सुबह मंदिरों के दर्शन करते हुए ममता बनर्जी पहुंचेंगी हल्दिया के सब डिवीजन ऑफिस में, जहां से वो तृणमूल के प्रत्याशी के तौर पर नंदीग्राम से अपना नामांकन पर्चा भरेंगी। स्वागतम नरेंद्र मोदी, स्वागतम मोदी मोदी मोदी। ममता पहली बार नंदीग्राम से विरोधियों को चुनौती दे रही हैं। ये चुनौती इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी की तरफ शुभेंदु अधिकारी यहां से दीदी के खिलाफ मोर्चा संभाल चुके हैं। ममता की सेना के सेनापति रह चुके शुभेंदु को दीदी की सारी रणनीति पता है, इसीलिए वो दीदी को हराने का बहुत पहले से दावा कर रहे हैं। बहुत भारी मत से ममता बनर्जी जो भोवेमनीपुर से भाग के उधर गया हेलीकॉप्टर से, वो हारने वाला है। 50,000 से ज्यादा वोट में उन्होंने ये चुनाव हारेगी, बुरी तरह से हारेगी। जहां एक और ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने खुद नंदीग्राम के आंदोलन को नेतृत्व दिया था, जिनके नेतृत्व में उन्हीं के शिष्य शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के आंदोलन से जुड़ गए थे। पश्चिम बंगाल में इस वक्त राजनीति के क्षेत्र में ममता बनर्जी सबसे कद्दावर नेता है और सबसे करिश्मेटिक है, और वही उनकी लड़ाई इस बार शुभेंदु अधिकारी से है। और अधिकारी परिवार का पूर्वी मिदनापुर जिले में किस तरह का पकड़ है, उसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी खुद पूर्वी मिदनापुर से 2 बार के सांसद रह चुके हैं और 2016 के विधानसभा चुनाव उन्होंने नंदीग्राम से भारी वोटों से जीता था। ममता बनर्जी के नामांकन करने के 2 दिन बाद यानी 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बंगाल सियासत की धुरी बन चुके नंदीग्राम में अब खेला दिलचस्प हो गया है। नंदीग्राम आंदोलन के 2 नायक क्रांति की इस जमीन पर आमने सामने हैं। আমি আপনাদের কাছে বলবো, আমি বারবার আসবো। নন্দীগ্রাম আমার হচ্ছে একটা লাকি জায়গা। 2016 ইলেকশনের আগে আমি নন্দীগ্রাম থেকেই আমি আমার ইলেকশন ঘোষণা করেছিলাম। कि जय बोल रहा है पब्लिक, इधर भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, ममता बनर्जी हारे, बुरी तरह से हारेगा। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी को 1,34,623 वोट मिले थे और सीपीएम के अब्दुल कबीर शेख को 53,393 वोट। इस तरह शुभेंदु अधिकारी ने 81,230 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। भले ही जीत का अंतर 81,000 से भी अधिक रहा हो, लेकिन तृणमूल कांग्रेस शुभेंदु अधिकारी को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। বিজেপি কে চাই না, বিজেপি কে চাই না, দঙ্গাবাজদের চাই না, সিন্ডিকেটের চাই না, তোলাবাজদের চাই না, ভ্রষ্টাচারী চাই না, নরেন্দ্র মোদী চাই না, अमित शाह चाई ना। अब ऐसे में ममता दीदी शुभेंदु को नंदीग्राम के चक्रव्यूह में घेर रही हैं या खुद उसी में उलझ रही हैं। खेला तो होवे ही रे, खेला तो होवे। ये राजनीति के विश्लेषण का विषय है, लेकिन तय है नंदीग्राम का मुकाबला सबसे रोमांचक होगा।
नंदीग्राम से अनुपम मिश्र और पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू और प्रेमा राजारामन, कोलकाता आज तक। पति, पत्नी और साजिश। जी हां, लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद के बेटे बहू का झगड़ा अब सड़कों से टीवी स्टूडियो तक पहुंच चुका है। सांसद के बेटे आयुष पर 3 मार्च को कथित तौर पर फायरिंग हुई। आरोप यह लगा कि दूसरों को फंसाने के चक्कर में उन्होंने साले साहब से खुद पर गोली चलवाई। लेकिन गोली कांड के बाद से लापता चल रहे सांसद के बेटे ने एक वीडियो जारी कर अपनी बीवी पर ही गोली चलवाने का आरोप लगाकर खलबली मचा दी। मैं आयुष किशोर, जी हाँ, सांसद पुत्र। मैंने अगर कोई गलती करी हो मेरी तरफ से तो मुझे जो सजा दे पाओ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 मार्च की रात 2:30 बजे लखनऊ में हुए गोलीकांड का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। पहली बार सामने आया है गोलीकांड का मुख्य किरदार, मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष। ये हनी ट्रैप है, ये ऐसे इसने कई लोगों को फंसाया, इनका पूरा परिवार फ्रॉड है। जी हाँ, लखनऊ गोलीकांड का मुख्य किरदार बोल रहा है। ये वो शख्स है जिस पर दूसरों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाने का इल्जाम है। लेकिन उन इल्जामों पर क्या कहना है बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे का, आप भी देख लीजिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने अगर कोई गलती करी हो मेरी तरफ से तो मुझे जो सजा दे पाओ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई उन्होंने बोला मैंने खुद को गोली मरवाई। क्या मैं यार खुद को मैं गोली क्यों मरवाऊंगा? मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ यार, मेरी जिंदगी हो गई। मैं 6 महीने पहले मैं शान से जीता था। 3 मार्च की सुबह लखनऊ ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी मिलने के बाद से ही आयुष पुलिस और मीडिया की नजरों से दूर है। कल देर रात आयुष ने 4 वीडियो जारी किए। वीडियो में आयुष का दावा है कि उन पर खुद पर गोली चलवाने का इल्जाम झूठा है। गोली मेरे पीछे से मारी गई, मैं नशे में था, गोली मुझे पीछे से मारी गई। अरे यार, आप लोगों को नहीं पता पीछे मेरा जो गोली का एंट्री पॉइंट है पीछे, मैं खुद को गोली क्यों मारूंगा यार? आयुष ने वीडियो में सनसनीखेज दावे किए हैं। आयुष के मुताबिक उस दिन अगर वो घर में रहते तो उनकी हत्या हो जाती। 3 दिन तक वो लगातार नशे में रहे। आ रहा हूँ लखनऊ, आ रहा हूँ, मैं सरेंडर करूंगा। मैं जो करना हो आपको करिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने खुद को गोली नहीं मरवाई। यदि उस दिन मैं घर के अंदर रहता तो मेरी हत्या हो जाती। बाहर में गया मैं, मुझको खाने में नशा दिया गया था। 3 दिन लगातार मैं नशे में रहा। जब से मैं लखनऊ से बाहर निकला हूँ तब से मैं 3 दिन लगातार नशे में रहा। मैंने अपना इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, आज भी मेरी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। उस लड़की ने मुझे दिया है, पागल कर दिया है। आयुष का यह खुलासा सनसनीखेज है। आयुष ने अपनी पत्नी पर ही गोली चलवाने का आरोप लगाया है। लेकिन जिस लड़की के साथ आयुष ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया, आखिर वो क्यों उनकी दुश्मन बन गई? लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आयुष के मुताबिक वो हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। आयुष पुलिस और मीडिया से दूर है, लेकिन मर्जी से विवाह करने पर आयुष को छोड़ने वाला परिवार अब भी आयुष के साथ खड़ा है। उधर आरोपों से घिरी आयुष की पत्नी सारे इल्जामों को सिरे से खारिज कर रही है। मतलब पता करो भाई उसके बारे में। शादियां 2 नहीं 3 शादियां कर रखी हैं उसने। मैं तो फंस गया ऐसे। अभी मुझको जेल भिजवा दोगे, मैं तो चला जाऊंगा। मेरे बाद कोई और फंसेगा, किसी और सांसद का बेटा या किसी और विधायक का बेटा। इस कहानी में 4 किरदार हैं। आयुष, बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे, आयुष की पत्नी, आयुष का साला आदर्श और आयुष का परिवार। कहानी की शुरुआत पिछले साल उस वक्त हुई जब देश कोरोना की चपेट में था और आयुष मोहब्बत में दीवाने।
जिस लड़की पर इल्जामों की झड़ी लगा रहे हैं उसके तब ऐसे दीवाने हुए कि पिता के विरोध की भी परवाह नहीं की और खुदकुशी की धमकी देकर अपनी मर्जी से शादी रचा ली। क्या बताऊं, मैंने अपने माँ बाप से लड़के उनकी कोई बात नहीं सुनी, उनको सुसाइड की धमकी दी। उसके बाद वो इतना परेशान हो गए, उनको कोरोना में एडमिट हो गए, तब मैंने शादी करी। लेकिन महज 7-8 महीने में ऐसा क्या हुआ जो सरेआम अपनी ही बीवी पर कीचड़ उछालने की नौबत आ गई। आयुष के मुताबिक उसकी बीवी पहले से शादीशुदा थी और झूठ बोलकर उसने शादी की। हालांकि आयुष की पत्नी इससे इनकार कर रही है। बताया मुझे कि मेरी शादी तय हुई थी, कई बातें बनाई, मेरी शादी तय हुई थी, गोद भराई हुई थी, मैं भाग गई थी, मैं जबरदस्ती घर वाले करा रहे थे, मैंने नहीं करी थी। लेकिन एक्चुअल में शादी हो चुकी थी और शायद अभी डाइवोर्स भी नहीं हुआ है। तो अब ये चीज मेरे सामने आ गई तो भाई मेरी तो जिंदगी बर्बाद ही हो गई यार। सारी चीजें शादी से पहले मैंने बताई, जो भी मेरे जीवन में चल रही थी या फिर मेरे पिछले कल की जो बातें हैं मैंने उसको बताई हुई थी। आज से कुछ भी 1% बात नहीं छुपाई थी कि ये सारी चीजें हैं मेरे जीवन में। तो उसने बोला ठीक है मुझे कोई बात नहीं, मैं तब भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। जब वो एग्री हुआ तो मैंने आगे हाथ बढ़ाया। मैं खुद कुएं में क्यों कूदूं? मेरी जीवन अच्छी। दो भरोसे की डोर चटकी तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गयी। हाथ उठाया उसने मेरे ऊपर कई बार। मैं क्या किससे बताऊं यार, फैमिली वालों से मैं बता नहीं सकता, किसी से तो मैं बता नहीं सकता। मैं सह रहा था। पूरी की तरीके से साजिश से फंसाने की कोशिश की जा रही है। आयुष ने मुझे बोला था इस बात को कि मैं तुमको फंसा दूंगा, तुमको बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा भविष्य खराब कर दूंगा। तो वही चीजें मेरे साथ की जा रही है। इस चीज की मैं न्यूज में जिस दिन मैं गई थी, जब आयुष का कोई भी बयान नहीं आया था, उस दिन ही मैंने जाके बोल दिया था ये चीज कि सारी चीजें होने वाली है। दोनों के बीच शक की दीवार खड़ी हो चुकी है, जिसे आयुष ने पहले प्यार का नाम दिया था, अब उसे हनी ट्रैप लगने लगा। उसने मैं 6-7 महीने रहा हूँ, एक दिन उसने किताब नहीं उठाई। कोचिंग करती है क्या दुनिया में? ये जितने भारत में आईएएस बने सब कोचिंग के दम पे बने। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया। उसने गलत किया, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं न्यूज में ये भी बोलना चाहती हूँ, अगर मेरी जान को कुछ भी होता है इसके परिवार वाले जिम्मेदार होंगे, इनके पूरे घर भर जेल जाने चाहिए, आयुष को भी जेल जाना चाहिए। मैं न्यूज में लाइव बोल रही हूँ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 3 मार्च की रात गोली क्यों चली? आयुष का कहना है कि पैसे खत्म होने के बाद वो अपनी पत्नी के लिए किसी काम के नहीं रह गए थे, जबकि आयुष की पत्नी का कहना है कि किसी को फंसाने के लिए ये साजिश रची गई। पूरे घर को मैं पाल रहा हूँ, पूरे घर को तो मैं पाल रहा था उसके। जब तक पाला, जब तक मेरे पास पैसे थे, जब तक मैं कर पाया तब तक मैंने किया। उसके बाद जब मैं नहीं कर पाया, मुझे प्रॉब्लम हुई, आर्थिक स्थिति मेरी बिगड़ी, तो मैं बेकार हो गया, तो मुझे छोड़ा गया। और मतलब ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। अब गोली मरवाई गई भाई, कौन यार? मैं खुद को क्यों गोली मारूंगा यार? क्यों गोली मरवाऊंगा यार? जरा सी राइट गोली चली जाती मैं तो मर जाता। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना बिल्कुल पूरी। प्रेशर था उस पे, कई सारी चीजों का, फाइनेंशियली उसके पास हमेशा प्रॉब्लम रहती थी, जो कि बहुत सारी चीजें, कभी कुछ नहीं होता था, बहुत मुश्किल से हम लोग सारी चीजें कर पाते थे। तो वैसी सी, और उसकी किसी से बहस भी हुई थी, पैसे और गाड़ी को लेकर के किसी से लड़ाई हुई थी। इससे पहले पुलिस की हिरासत में आए आयुष के साले ने भी आयुष पर ही सनसनीखेज इल्जाम लगाए थे। प्लानिंग हुई होगी ना, मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो वैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? ये जो पिस्टल है ये किसके नाम से? इस पूरे विवाद में अब आयुष की मां भी कूद पड़ी है। लड़की, मेरे बच्चे की 19 साल की उम्र है, उस लड़की की 25-26 साल की उम्र है। तो मेरे बच्चे को ऐसा चंगुल में फंसाया
कि मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। वो जानते थे कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, तो इनके पास बहुत ज्यादा सब चीज होगा और इसके बेटे को चुंगल में फंसा लेंगे, तो मैं कल कदा इनकी बहू बन के रहूंगी। ये रिश्ते में धोखे की कहानी है या फिर एक गलती को ठीक करने के लिए उससे बड़ी गलती की कोशिश, ये तो अब पुलिस जांच में ही पता चलेगा। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि घर का झगड़ा सड़क पर आ गया है। लखनऊ से सत्यम मिश्रा, कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और इस पूरे मामले पर आयुष के भाई और आयुष की पत्नी ने आज तक से बात की। बातचीत के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। बात है ना, क्योंकि 6 महीने से तुम दोनों साथ में रह रहे थे, 6-7 महीने से, तो तुम दोनों का लेना देना है ना। तुम घर वाले प्रेशर, उसने बोला कि घर वाले पूरी फैमिली, माँ, पिताजी, भाई, सबकी तरफ से उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा, मतलब वो मुझे छोड़ेगा, ऐसा उसने बोला कि आप लोग का प्रेशर है उसके ऊपर, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर सकता और उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति 6 महीने पहले ना हमारी बात माना, ना सांसद जी की, विधायक जी की, किसी की बात नहीं माना, वो 6 महीने बाद जो है हम लोग प्रेशर उस पर बना लेंगे। प्रेशर तो तुमने बना के उससे शादी की थी कि जान से पटरी पे बैठ के वीडियो कॉल सांसद जी को की कि जो है हम मरने जा रहे हैं, तो सांसद जी ने बोला लड़का जिंदा रहे, मरे ना, जाके अपना जीवन जिए जाके। मुझे स्वयं लेकर गया था पटरी पे मारने के लिए। उसने वीडियो में खुद बोला है कि अंकिता मुझको जो है बोली कि वीडियो कॉल करो, पटरी पे बैठ के धमकी दो अपने पिताजी को, तब शादी होगी। मैंने कभी नहीं कहा वीडियो कॉल करने के लिए, बोल दिया कि मैंने कभी नहीं कहा। मैं कभी भी आपके परिवार से संबंध नहीं रखना चाहती थी। इसको ये सारी चीजें साजिश पहले मैंने बताई, जो भी मेरे जीवन में चल रही थी या फिर मेरे पिछले कल की जो बातें हैं मैंने उसको बताई हुई थी। आज से कुछ भी 1% बात नहीं छुपाई थी कि ये सारी चीजें हैं मेरे जीवन में। तो उसने बोला ठीक है, मुझे कोई बात नहीं, मैं तब भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। जब वो एग्री हुआ तो मैंने आगे हाथ बढ़ाया। मैं खुद कुएं में क्यों कूदूं? मेरी जीवन अच्छी चल रही, मेरा जीवन अच्छा था, बहुत बेहतर था, बहुत खुश थी, सारी चीजें अच्छी थी, मैं क्यों ऐसा करती?